सभी को नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल आज राजस्थान के अनूपगढ़ ज़िले में मौजूद हैं और सलेमपुर गांव में, जहां पे आप देखते होंगे खेती कई तरह से आज पूरे देश में होती है। कोई ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा है, कोई इनऑर्गेनिक तरीके से कर रहा है, कोई जीवामृत बना के खेती कर रहा है। आज हमें एक ऐसे भाई मिले हैं जिनका मानना है कि अगर आप ज़मीन को तैयार कर लो इस तरीके से तो सारा का सारा पोषण हमारी ज़मीन में ही है। आपको कोई भी चीज़ बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा कि ये बेड के ऊपर खेती कर रहे हैं। जो आसपास की खेती है वो सिंपल तरीके से जो हम अक्सर देखते हैं पूरे देश में। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पूरे देश में जो खेती है उस खेती में कितनी सारी वैरायटियों से कितने सारे मेथड हैं अलग अलग खेती करने के। उन खेती करने के मेथडों के ऊपर वो नई पीढ़ियों को नहीं सिखाए जाते। हमें भी इस बात का नहीं पता था जिस हिसाब से ये भाई खेती कर रहे हैं। अगर हमें नहीं मिलते, अगर खेती में भी अलग अलग तरीके सिखाए जाए खेती करने के और एक अलग मार्केट, फिर इसके उपज जो होगी उसकी एक अलग अलग मार्केट बने और उसके बाद किसान को फायदा हो। लेकिन ना सरकारों का उसकी तरफ कोई चिंतन होता है और ना समाज के लोग इस तरह की नई चीज़ सीखना चाहते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई चीज़ें सिखाने का एक भाई के माध्यम से कोशिश करेंगे। आप लोग उन चीज़ों को सीखो और एक अपील भी ये करेंगे, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप उस चीज़ों को व्यवहार में ज़रूर लेके आओ। भाई सतेंद्र जी हैं, आप कैसे खेती कर रहे हैं आप थोड़ा सा एक बार बताइए। अक्षय भाई नमस्कार। हम खेती कर रहे हैं उस बड़े किसान से सीख के जो दुनिया का सबसे बड़ा किसान है, और वो है कुदरत। ठीक है, तो ऐसा है जैसे दुनिया में तमाम तरह के जानवर हैं, हवा के, पानी के, ज़मीन के, तो जो उनका भोजन है वो कहाँ से आता है? उन्होंने तो कोई दुकान नहीं खोल रखी। सही बात है। और ना ही वो कोई काम करते हैं। ठीक है, तो वो तो अपना भोजन कुदरत से ही लेते हैं। ठीक है, तो वो कुदरत से लेते हैं और इंसान है जो, उसको भी भोजन कुदरत देती है। लेकिन इन सब जानवरों का जो भोजन है वो पौधे से आता है। तो आप क्या सोच सकते हो कि जो सबका भोजन बनाने वाली कुदरत है, सबको भोजन दे रही है, तो उसने पौधे का भोजन नहीं बनाया होगा? सही बात है आपकी। तो उसने तो सबसे ज्यादा भोजन रखा ही पौधे के लिए है। लेकिन वो मिलेगा उसको तब जब उसकी माँ उसको बना के देगी। जैसे आप घर पे अकेले हो, ठीक है, तो आपको खाना नहीं बनाना आता, तो रसोई में कुछ ही पड़ा रहो, आप तो भूखे रहोगे। तो उसी तरह से पौधे का भोजन तो रखा हुआ है, लेकिन बनाने वाली माँ को हमने मार दिया, और वो है माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, जो एक चम्मच मिट्टी में 8 अरब भी हो सकते हैं और गणना हो ही नहीं सकती, अनगिनत है। ठीक है, तो अपनी मिट्टी सुधार लेंगे और कुदरत अपना काम करेगी। और माइक्रोब्स जब होंगे और जब आप सीखोगे उस बड़े किसान से जो है कुदरत, और जंगल में आप जाओगे, ठीक है, तो जंगल में आपको दिखेगा वहाँ वनस्पति हमेशा ऊंची जगह पर है और पानी हमेशा नदी नालों में बह जाता है, लेकिन मिट्टी को जितना चाहिए वो ले लेती है। ठीक है, और जंगल में आपको 1 इंच भी जमीन नंगी नहीं मिलती। तो उस नंगी जमीन नहीं मिलती, इसलिए उस पानी जो वर्षा का नीचे जाता है तो उसका वाष्पीकरण नहीं होता। तो जंगल को जब पानी की जरूरत होती है तो जमीन में पड़ा है। ठीक है, तो अपने को उसी मेथड को अपने खेत में अप्लाई करना है। तो ऊंची जगह वनस्पति है तो अपनी ऊंची जगह पे बेड पे फसल आ गई। एक बार भाई थोड़ा नीचे करके दिखाएं कि भाई ने बेड बना रखे हैं। ये ऊंची जगह अपने बेड पे फसल आ गई। ठीक है, तो नीची जगह पे पानी आ गया। ठीक है, तो रेत जितनी चाहिए उतनी बेड में पड़ी है। लेकिन अभी इसमें हमारा एक जो जंगल का जो सिद्धांत है कि 1 इंच भी जमीन नंगी नहीं है, वो सिद्धांत अभी हमारा प्रोसेस में है, उतना अभी पूरा नहीं हुआ। तो जैसे आप ये चीज और बताओ, जैसे इसके साथ खरपतवार काफी दिख रही है इसमें, ये कुदरत की बायोडाइवर्सिटी है। अच्छा, तो आप खरपतवार का क्या करते हैं इस पे? कोई जैसे आजकल तो स्प्रे करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अच्छा, हम तो इस पे कुछ नहीं करते। पौधे के ऊपर ये पौधे को तभी नुकसान करेगा जब ये पौधे की धूप रोकेगा। अच्छा, अगर ये धूप नहीं रोक रहा तो पौधे का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, और ये भी जो है
जिसको आप खरपतवार बोलते हो, मैं इसको खरपतवार नहीं बोलता, ये है जड़ी बूटी। ठीक है। जो इसके गुण है उनके बारे में अपने को पता नहीं, तो अपने लिए ये कचरा है। कचरा, ठीक है बात। ठीक है, तो ये बदलता रहता है, ये कुदरत की बायोडाइवर्सिटी है, इसको शायद ना अपने समझ सकते हैं, ना ही अपने में उतना दिमाग है। जो अभी आप जो एक्स्ट्रा है, मतलब पौधे से एक्स्ट्रा जिसको आप जड़ी बूटी कह रहे हो, जिसको हम खरपतवार कह रहे हैं, ठीक है, वो पिछले साल भी ऐसा ही था गेहूं में, या अब की बार नहीं नहीं नहीं, नहीं, यही तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि हम इसको नहीं समझ सकते। जब मैंने पिछले किसान के यहाँ देखा था तो यहाँ जंगली बाथू था और बहुत था, और जब मैंने इस पे स्टार्ट किया इस प्रोसेस में, तो इस पे जंगली बाथू पहली बार में ही कम हुआ, और उगी जंगली पालक और ये प्याजी, ये वाली। लेकिन पिछले साल ये भरपूर थी और इस साल ये दोनों ही कम होगी, और तीसरी चीज उगी जो कभी थी नहीं, एक पौधा नहीं था, और इस बार ऐसे जैसे किसी ने क्विंटलों के हिसाब से बीज फेंका हो। ठीक है, ये इतनी है, तो इस पे तो देखो इतनी समझ तो अपने भी नहीं है कि ये कुदरत का क्या नियम है और क्या वो कर रही है, लेकिन उसकी बायोडाइवर्सिटी कमाल है। तो आपका मानना यह है कि खरपतवार जब तक नुकसान नहीं करता, जब तक वो छाया ना दे रहा हो। दूसरी बात एक चीज और है, इसी खरपतवार को ये खाद के रूप में इस्तेमाल भी होती है फिर फसल में, अगली फसल के लिए। तो ये जंगल का सिद्धांत जो है जमीन को ढकने वाला, तो ये वो काम भी तो कर रही है ना। अभी ये जमीन को ढक रही है, क्योंकि ये खरपतवार अपने आप जमीन को नंगा नहीं छोड़ रही। जो भाई कह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज डालने की जरूरत नहीं, जो चीज पैदा हो रही है वही चीज पोषण दे रही है इस फसल को या आने वाली फसलों को। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज पोषण दे रही। आप अगर कोई भी चीज प्योरेस्ट चाहोगे ना, तो हम ढूंढते हैं कि वो जंगल की अच्छी हो सकती है। तो सही इसका मतलब क्या है? या इसका मतलब क्या है कि जंगल में वो सारी चीजों की अवेलेबिलिटी है जो चीज एक पौधों को चाहिए होती है, और हम अपने खेत का जंगल खत्म कर रहे हैं। उसको खरपतवार के खत्म कर रहे हैं, या कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज करके इसको जैसे यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, ये जरूरत है वो जरूरत है। तो एक बहुत बड़ी चीज है जो सितेंद्र भाई बता रहे हैं, किरण सिद्धू भाई भी हैं, और ये एक अलग कॉन्सेप्ट जो मैंने भी पहली बार देखा, बेड के ऊपर खेती करना। और दूसरा, इस बेड के ऊपर तो खेती देखी थी, लेकिन इस चीज की एक्सेप्टेंस कि जो ये एक्स्ट्रा चीज है ये खरपतवार नहीं है। और दूसरी बात ये कि कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, जमीन को इस लेवल पे तैयार किया जा रहा है कि जमीन को जो जो जरूरत है वो सारी चीज कुदरत से मिले, उस मतलब नेचुरली सारी चीज तैयार की जा रही है। बिल्कुल, जिस बंदे से सीखा वो बंदे कहाँ के हैं जिनसे आपने सीखा? ये हमारे जो मार्गदर्शक और हमारे जो गुरु कह सकते हैं अपने, तो वो श्री आसिफ शरीफ जी है, पाकिस्तान के वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक। अच्छा। और उनसे सीख के बहुत सारे साथी भाई यहाँ भी कर रहे हैं अपने इंडिया में, और दूसरी और देशों में भी उनसे सीख के कर रहे हैं। तो उनके लिए सभी किसान एक जैसे हैं, तो वो उनका जो है ये निस्वार्थ काम है और सबके लिए है। किसान तो किसान है, और चाहे कहीं का हो, चाहे पाकिस्तान बिल्कुल का, बिल्कुल, भारत का अपना भाई है। और ये बढ़िया बात है कि पाकिस्तान के ऐसे व्यक्ति हैं, अपने देश के ऐसे व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल, जो भाई प्रकृति को बचाने के लिए अलग अलग तरीके किसानों को बता रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हमें कई बार ये लगता है, सरकारों को कई बार ये लगता है कि खेती में नुकसान हो रहा है। खेती में आप रिसर्च नहीं करोगे, अनुसंधान नहीं करवाओगे खेती में, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड पे उनकी नहीं सुनोगे, तो आपको तो नुकसान ही दिखेगा। और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी यही लगेगा कि भाई पहले ऐसे खेती करते आए थे, पहले 4 कट्टे यूरिया के डालते थे, 5 कट्टे डालने लगे, फिर 6 कट्टे डालने लगे। उससे वो उसकी ज़रूरत ज़्यादा ज़मीन की बढ़ रही है, क्योंकि वो ज़मीन ख़राब हो रही है। अगर ज़मीन को बचाने में और अलग अलग तरीक़ों से खेती की जाए तो खेती में भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ये भाई का भी कहना है। दूसरा, आप यील्ड की भी बात बताओ, और आप बेनिफिट जो इनऑर्गेनिक कर रहा है, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड डाल के कर रहा है, उसके बराबर में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। आप ये पौधा भी दिखा रहे थे कुछ अभी मैं आपको ये दिखा रहा था कि जैसे ये पौधे खड़े हैं, तो यहाँ पे मल्च नहीं है, कम मल्च है तो यहाँ पे भी कम, लेकिन यहाँ पे है। जैसे ये पौधे खड़े हैं और ये पौधे खड़े हैं, ठीक है, ये मल्च में खड़े हैं, यानी कि यहाँ पे कचरा है जो सूखा हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे जमीन गीली मिलेगी आपको, ठीक है, नमी हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है। तो ये पौधे अच्छे हैं इससे। तो यही मेथड है इसका, जो फाइनल स्टेप है कि इसको पूरा जमीन को 1 इंच भी जमीन नंगी नहीं होनी चाहिए, पूरी ढकी हो जंगल की तरह, तो फिर इसके और बड़े फायदे आएंगे। तो अभी तो अपनी शुरुआत ही है,
जो आप जैसे हाथ में ले रखे हैं, ये मतलब इस क्या दिखा रहे थे इसमें? ये गेहूं है जी, सोना मोती किस्म है, जो पुरातन बीज है। तो ये काफी पुरानी मानते हैं लोग, 4500 साल तक बोलते हैं कि पुरानी वैरायटी है। 4500 हाँ जी, ये देसी बीज है और इसका दाना बिल्कुल मूंग की तरह छोटा होता है, गोल होता है और बीच में कणक की तरह वही कट होता है। देखो जो ये भाई ने अलग वैरायटी लगाई है, इससे एक चीज देखने की है, जो एक सब कर रहे हैं जिस पर खेती एक सिंपल डर्रा, यूरिया डालना, डीएपी डालना, पेस्टिसाइड डाल देना, उससे हो सकता है शुरुआत में यील्ड कम हो, लेकिन जब आप पुराने बीज उसमें लगाओगे तो आपको जो फायदा होता है इस गेहूं को बेचने में और उस दूसरे गेहूं को बिकने में, वो बराबर होता है। ऐसा भाई ने बताया, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो गेहूं जैसे बिकता है अभी 20-22 रुपए किलो बिकता है, ठीक है। तो अभी तो जैसे चिंता लगी हुई है कि कुछ इंपोर्ट ड्यूटी घट गई तो 1500-1600 भी बिकेगा क्विंटल। तो ये जो गेहूं है ये ऑनलाइन अभी 200 रुपए किलो बिक रहा है, जो कंपनियां बेच रही हैं। और मेरे को लगता है जैसे कि वो पूरे विश्वास से जैसे बोलते हैं ऑर्गेनिक होगा, तो कुदरती तो होगा नहीं, ठीक है। देखो जो बाई कर रहे हैं वो तो आपने खेत भी देख लिया, वो बिल्कुल आप ये खेत देखोगे और साइड वाले खेत देखोगे, ये खेत तो जंगल की तरह दिख रहे हैं पूरे। आप देखो दूर तक 3-4 की एकड़ है, ये दूर तक जंगल की तरह ही दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जंगल में गेहूं पैदा होंगे। और ये जो पैदा करेंगे वो वाकई में नेचुरल होगा और जिसके जो गेहूं के फायदे होते हैं वो आपको मिलेंगे। और जो आपको पैकेट में बंद हो गया होता है उसकी तसल्ली नहीं, उसकी तसल्ली नहीं। तो आप भी जो जितने भी जो कस्टमर भी होते हैं, वो सामान खरीदने की भी जब बात आती है तो डायरेक्ट आप ऐसे किसानों से भी खरीदने का काम करें। अगर आपको गेहूं चाहिए, सोना मोती एक किस्म है, 4500 साल पुरानी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसा ही बोल रहे हैं जी। और आप इसकी रूट देखोगे और इसकी तने की थिकनेस देखोगे, एज कंपेयर टू दूसरा जो पेस्टिसाइड वाला गेहूं है उससे कहीं ज़्यादा है। और ये एक जो सबसे बड़ी बात है, जो अपना किसानी में जो खेती में खर्च है, तो वो हर फसल जोतने में और उसको निराई गुड़ाई और स्प्रे और जो खर्चे करते हैं उसमें बहुत सारा वेस्टेज होता है। तो ये जो एक और खास फसल है, खास बात इसकी जो भाई बता रही है, मैं कहूँगा एक बार नजदीकी से भाई दिखाएं। जो अपने को अगली फसल लगानी है, हाँ, वो हमारे खेत में लगी हुई है बिना किसी खर्च के। हाँ, ये कपास है हाँ, जो हमने ऊपर से ही काटी है, हाँ, क्योंकि हम खेत जुताई नहीं करते। हाँ, तो ये फसल अब लगाने में अपना कोई खर्चा नहीं है। हाँ, और अगर इसको उखाड़ें हाँ, तो इतनी लंबी जड़ होगी तो उसको पानी की जरूरत भी नहीं है, हाँ, क्योंकि पानी नीचे है, हाँ, इतना जल्दी सूखेगा नहीं। हाँ। तो ये बिना खर्च के फसल होगी अपनी, और जितनी होगी उतनी अपनी है। हम कोई भी फसल पैदा करते हैं तो हमें उसका बीज डालना पड़ता हर बार। लेकिन इन्होंने अभी बाड़ी काटी, कॉटन अंग्रेजी में, बाड़ी काटी और गेहूं बोया। जो बाड़ी काटी वो ऊपर तक काट दी। इनका मानना ये है कि ये बाड़ी जो पहले बाड़ी हुई थी उससे भी ज़्यादा अच्छी फूट करेगी और ना इसको पानी की ज़रूरत, और पानी और बाहर से कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे तो इसमें कोई एक्स्ट्रा बीमारी भी नहीं आएगी। और यहीं की यहीं बिना बीज डाले ये बाड़ी के झाड़ बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे। हाँ। ये तो अपने रखते ही थे पहले। हाँ। कपास की जो थी पहले, तो ये जो इस तरह की रिसर्च है, इस तरह की जो अलग अलग खेती अलग अलग तरीके से कोई भी किसान करने का काम करता है, तो अगर आने वाली पीढ़ियों को ये बताया जाएगा तो मेरे ख्याल में एक जो कहावत थी कि इस खेती में कुछ नहीं, तो मेरे ख्याल में आने वाली पीढ़ियाँ ये समझ पाएंगी कि इस खेती में बहुत कुछ है अगर किया जाए तो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। करण सिद्धू भाई हैं, अगर एक कुछ कहना चाहते हो तो। मैं कुछ बताना चाहूँगा। जो यहाँ के किसान है, यहाँ पे मतलब बारिश का एक प्रॉब्लम आता है कि हमारे जो फसलें होती हैं बारिश के कारण खराब कर लेते हैं लोग, बारिश के कारण डूब जाती हैं, सूख जाती हैं। तो वो एक चीज़ बताना चाहूँगा किसानों को कि हमारे ज़मीनों में जो बड़े बड़े ट्रैक्टर ला रखे हैं वो हमारे दुश्मन है असल में। तो जितना भारी ट्रैक्टर होगा वो हार्ड बैन बनाता है ज़मीन में। जब हार्ड बैन बन जाता है तो पानी जैसे बारिश हुई हो तो पूरा नीचे नहीं जाता। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आधे फीट में खेती कर रहे हैं। पानी वहाँ तक गया और वहाँ से उड़ गया, वाष्पीकरण हो जाता है 70% 80% तक भी वाष्पीकरण हो जाता है कि फसल के लिए पानी तो वहाँ पे स्टोरेज ही नहीं हुआ अपनी ज़मीन में। जब इसका हार्ड बैन तोड़ते हैं तो एक हमने हल बना रखा है इसका 2.5-3 फीट वो ज़मीन के नीचे जाता है, तो उससे इसका हार्ड बैन तोड़ा हमने पहले।
अब जब बारिश होती है इसमें ज़्यादा पानी मतलब बारिश का रुकेगा नहीं, इसमें नीचे जाता है और वो फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जिससे इसमें बता रहे थे कि जैसे मल्चिंग हो जाएगी, वो नमी कंटिन्यू बनी रहती है। तो किसानों में ये भी प्रॉब्लम आती है कि पानी के कारण भी यहाँ पे फसल खराब हो जाती है। वो तो हर जगह पे होती है, ज़्यादा बाढ़ आ गई या ज़्यादा बारिश आ गई तो उसके कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं। तो इसमें हमने वो चीज़ भी कर रखी है, हार्ड बैन तोड़ना जरूरी है और हर जमीन में बन रखा है, क्योंकि आजकल रोटावेटर आ गए जो हार्ड बैन बनाते हैं। तो भी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि उस पर भी आप थोड़ा विचार करें कि जो ज़मीन में हार्ड बैन बना है उसको किस तरह से ब्रेक किया जाए। तो करण भाई थे, सतेंद्र भाई थे, आपसे नया तरीका खेती का बताया, साझा किया जो उन्होंने सीखा पाकिस्तान के एक व्यक्ति से। और नया तरीका सिर्फ सीखा ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं अपनी पूरी ज़मीन में। ऐसी नई तरीके, नई किस्में के बीज और नई नई जानकारियाँ खेती के बारे में अगर आने वाली पीढ़ियों को दी जाएंगी तो मेरे ख्याल में खेती में फ़ायदे होंगे, निश्चित तौर पे फ़ायदे होंगे। और जो एक चाहिए खाने के लिए नेचुरल चीज़, वो भी सबको मिल पाएगी। और ये ना दिखाया जाए कि कहीं भी ज़मीन एक्वायर हो रही है, रोड में ज़मीन चली गई, तो ज़मीन जो ख़राब हो रही है आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इस नए तरीके को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। नमस्कार।